आदाब, मैं हूँ सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद अब देश के बुद्धिजीवियों, अधिवक्ताओं, समाजसेवियों और मुस्लिम नेताओं का इम्तिहान शुरू हो गया है। ये इम्तिहान इस बात का है कि वे असंवैधानिक कानून को लागू होने से रोकने में कामयाब होंगे या नहीं। जहां तक मोदी सरकार का सवाल है तो उसने जानबूझकर असंवैधानिक बिल पास करवाया है। इस बारे में संसद के दोनों सदनों में एक नहीं बल्कि विपक्ष के 90% सांसदों ने साफ साफ कहा कि बिल असंवैधानिक है। इसके बुरे नतीजे सामने आएंगे। बिल पास होने के बाद मुसलमानों के धार्मिक नेताओं की कलई खुल गई है। चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमाते इस्लामी हिंद, चाहे जमीयत उलमा हो या मुसलमानों के दूसरे संगठन, सभी संगठनों के मुस्लिम नेताओं की बोलती बंद हो गई है। बिहार की नीतीश सरकार और तमिलनाडु के चंद्रबाबू नायडू का विरोध करने की घोषणा करने वाले मुसलमानों के धार्मिक नेता एकजुट होकर कोई रणनीति तैयार कर पाने में नाकाम है। इसे लेकर मुसलमानों में बेचैनी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि स्वार्थी धार्मिक नेता कुकुरमुत्तों की तरह उठ खड़े हुए हैं और वक्फ बिल की तारीफ कर रहे हैं। इससे विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं की ताकत कमज़ोर हो रही है। आज लोग देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले मौलाना और मौलवी कहाँ खड़े हैं, उनमें कितना दम है और वे इस बिल को लेकर कितना विरोध कर पाने की स्थिति में हैं। शिया समुदाय के कायद होने का दावा करने वाले मौलाना कल्बे जवाद की हालत बहुत ही ख़राब है, क्योंकि उन्होंने बिल के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की थी, लेकिन उनके खानदान के लोगों ने ही अपरोक्ष रूप से उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उन्हें लूला लंगड़ा बना दिया है। जहां मौलाना कल्बे जवाद वक्फ बिल की मुखालफत कर रहे हैं, वहीं उनके रिश्तेदार और उनके करीबी, यहाँ तक कि उनके दामाद जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, वे सभी वक्फ बिल को मुस्लिम समाज की भलाई वाला बता रहे हैं। आज मौलाना जवाद की हालत उस बैल जैसी है जो बैलगाड़ी को आगे बढ़ाने में इसलिए सफल नहीं होता क्योंकि बैलगाड़ी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बाधाएं खड़ी कर दी जाती हैं और बैलगाड़ी का बैल ताकत लगा लगा कर थक जाता है। उसके बस में बैलगाड़ी को आगे बढ़ाना संभव नहीं होता। मौलाना जवाद ने पूर्व में वक्फ को जितना नुकसान पहुंचाया है, उसे देखते हुए ही लोग उनसे कट गए हैं। अब लोग उन्हें समर्थन देने की बजाय गालियां देते देखे जा सकते हैं। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि वक्फ बिल का पास होना देश के लिए दुर्भाग्य है, लेकिन मौलानाओं, मौलवियों और वक्फ से जुड़े लोगों ने हद कर दी थी। इससे परेशान होकर सरकार को ये बिल लाना पड़ा। ये बिल असंवैधानिक है, लेकिन सरकार ने बड़ी बड़ी बातें करने वाले मौलानाओं और नेताओं की औकात बता दी है। सरकार को वक्फ लूटने वालों के खिलाफ जांच करानी चाहिए
और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वक्फ बिल क्या गुल खिलाएगा, इसे लेकर जो खबरें सामने आने वाली हैं वो वास्तव में चौंकाने वाली हैं। संसद में फैसला संख्या बल के आधार पर होता है। इस बिल को जिस तरह पास कराया गया उसकी कार्रवाई को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। विपक्ष के सांसद गला फाड़ फाड़ के और दलीलें दे दे के थक गए, मगर सरकार ने उनकी एक ना सुनी। विपक्ष जिसे असंवैधानिक कहता रहा उसे सरकार सही बताती रही और अंत में वही हुआ जो सरकार चाहती थी, क्योंकि सरकार के पास विपक्ष से ज़्यादा सांसद थे। मुसलमानों को भी अतीत की तरफ झांकना चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए। इतिहास के पन्नों में ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जब किसी जीवित व्यक्ति को ताबूत में लिटाकर नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए लाया गया तो खलीफा ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी और उसे मरा हुआ मान लिया, क्योंकि संख्या बल इस बात की गवाही दे रहा था कि वो मरा हुआ है। ऐसे ढेरों वाक़े इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं जब खलीफाओं ने संख्या बल के आधार पर उल्टे सीधे और गलत फैसले किए हैं। जहां तक वक्फ बिल की बात है तो अब इस बिल को लेकर विरोध हो रहा है। एक तरफ मौलाना, मौलवी और मुल्ला सड़क पर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अधिवक्ता और दूसरे बुद्धिजीवी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये बिल असंवैधानिक होगा, क्योंकि कानून पर नज़र रखने वाले इसकी बारीकियों को जानते हैं। इस बिल की धाराएं खुद चीख कर कह रही हैं कि क्या क्या संविधान के खिलाफ है। दोनों सदनों के सांसदों ने इस पर खुलकर चर्चा की थी। जैसे अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज हैं, सिख धर्म के, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसको समझने की जरूरत है। ये जो कानून बन रहा है ना सर, ये आर्टिकल 26 इसका सोर्स है। और आर्टिकल 26 जब इसका सोर्स है तो आर्टिकल 26 का ABCD क्या कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहब के अफेयर्स खुद चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना। जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को यह राइट दिया गया है तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? तो ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। अच्छा, जब आप नॉमिनेट करेंगे सर मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। हम बिल्कुल नहीं ला सकते। क्या मजाक है बताइए आप? ये डेमोक्रेसी है। नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। वो अगर डिक्टेटर बन जाएगा जैसा आज भारत में हो रहा है तो वो भी नहीं हटेगा। कम से कम यहां पर तो इलेक्शन है, वहां पर तो आप 5 साल झेलते रहो उसको। मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। सर ये जितने अमेंडमेंट्स अब लाए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ हैं। ये 14, 25, 26, 30 को वायलेट करते हैं।
ये इक्वलिटी बिफोर लॉ को वायलेट करते हैं, ये पैरिटी इन लॉज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल को वायलेट करते हैं। वन नेशन वन लॉ हम नहीं कहते, वन नेशन वन लॉ का नारा बार बार ये लोग देते हैं, उसको ये वायलेट करते हैं। ये यूसीसी बार बार बोलते हैं, उसको ये वायलेट करते हैं। सर ये क्या झूठ झूठ बोल रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पढ़ रहे हैं, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। सर किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। ये सर क्या क्या ये ऐसा बहस नहीं होता है जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। ये बोर्ड को संभालने के लिए बिल लाया गया है। भाजपा का लक्ष्य वक्फ की जमीनों पर है। इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इन जमीनों को पिछले दरवाजे से अपने लोगों के हाथों में दे देना चाहती है। ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। सर अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना, यही असली सौगाते मोदी था। बहुत बहुत कि राष्ट्रीय स्मारकों का तो ये संरक्षण कर नहीं पा रहे हैं। देश का लाल किला बनाया शाहजहां ने और उसको दे दिया गया संरक्षण करने के लिए किसी प्राइवेट को। तो जो सरकार वक्फ की प्रॉपर्टियों की चिंता कर रही है, उसकी कई वजहों में एक वजह यह भी आ रही है कि महाराष्ट्र में बॉम्बे में जो सबसे ऊंची रिहायशी इमारत है, बताया जा रहा है कि वो इमारत एक ऐसी भूमि पर बनाई गई जो यतीम खाने की जमीन है। तो जब ये यतीम खाने की जमीन, तो इस सवाल को लेकर के सरकार की चिंता बढ़ गई। अभी माननीय गृह मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने, उनके मुंह से निकल गया, एक बात बस यही कह के खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टियों पर जो मस्जिद और ईदगाहें हैं, कब्रिस्तानें हैं, इसको नहीं छुएंगे, लेकिन जो रिक्त जमीनें हैं विवाद रहित कर करके उन प्रॉपर्टी को बेचेंगे और उससे गरीब महिलाओं को और पिछड़े मुसलमानों को लाभ पहुंचाएंगे। धन्यवाद महोदय। ये कौन बेचेगा? माननीय सदस्य श्री अमरिंदर सिंह ये तो वही नीति आ गई जो लोग कहते आए अमरिंदर हैं सिंह जी कि बेचने और खरीदने का ही कोई नया धंधा होने वाला है। ये इस बिल को वापस लेना चाहिए। इस बात की वाजिब चिंता है कि ये विधेयक नौकरशाही की ज्यादती को बढ़ावा दे सकता है, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में विश्वास कम हो सकता है। संस्कृति और मजहबी विरासत की हिफाजत कभी भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मैं आप अलग से मुस्लिम संस्था के आखिरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, आखिरी बात मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि दूसरे समुदाय के लोगों को वक्फ बोर्ड के अंदर रखने का क्या मतलब बनता है? क्या आप दूसरे मजहबी संस्थाओं के अंदर मुस्लिम समाज को भी रखने का काम करेंगे? तो इसलिए इस प्रकार का भेदभाव, नफरत की दीवार खड़ी मत करिए। इस देश की तरक्की के लिए सब लोगों को मिलकर के साथ चलना पड़ेगा। मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि ये इंसान के बनाए हुए काले कानून, ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे। इनसे हर सांस में तहरीक बगावत है मुझे। बहरहाल मुस्लिम समाज अपने धार्मिक नेताओं और राजनीतिकों की ओर देख रहा है। भविष्य में वे क्या कदम उठा सकते हैं, उनके कामों से वक्फ की वे जायदादें बच पाएंगी या नहीं, जिन पर तलवार लटक रही है। इतना ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज ये भी देख रहा है कि सरकार मुसलमानों की भलाई के नाम पर जो कुछ करने का वादा कर रही है वो करेगी या उससे धोखा देगी। लोगों का कहना है कि सरकार ने संसद में ये मान लिया है कि गरीब और पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए
कदम उठाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ये काम वक्फ के पैसों से करना चाहती है, जबकि सरकार का कर्तव्य था कि वो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए ज़रूरी कदम उठाती ताकि देश उन्नति कर सके। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।